वेलकम। आज से हम ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या है, आपने सुना होगा, जैसे है बिंदु है, रेखा है ना, और तल है ना। तो जैसे बिंदु को यहाँ पर लोग क्या कहते थे कि न इसकी कोई लंबाई हो, न चौड़ाई हो, है ना, न ऊंचाई हो, और रेखा की लंबाई हो, चौड़ाई न हो, है ना। तो यहाँ पर हमारे उत्तर भारत में प्रचलित अधिकतर पुस्तकों में आज भी इन पदों को परिभाषित किया गया है। कौन से पद हैं? जैसे आपका है रेखा, बिंदु, समतल, आकाश। इन पदों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि ये इनको डिफाइन करते हैं। जैसे बिंदु को डिफाइन किया, रेखा को डिफाइन किया, तल को डिफाइन किया, है ना। जबकि ये अपरिभाषित शब्द है, अनडिफाइंड पद है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो जिस समय हमारी रेखा गणित की समझ बूझ करके अच्छी तरीके से जब उसको लिखा गया था, तो कुछ पदों को की हमने संकल्पनाएं की थी तथा अपग्रहितियों के आधार पर इस सब्जेक्ट को लिखा गया था। इसमें अपग्रहितियाँ क्या होती है? स्वयं सिद्धि होती है, जिसको स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है। और संकल्पनाएं वो होती है कि जैसे हमने रेखा खींची और बिंदु बनाया, तो दिमाग में रेखा, एक आपने डायग्राम समझ लिया कि रेखा ऐसी होती है, उदाहरण के द्वारा समझ लिया, ठीक है। अब कह दो कि भाई इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। केवल इसको आप समझ लीजिए अपने विचारों के माध्यम से। तो इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। तो और हमारे उत्तर भारत के सारे पुस्तकों के राइटर इनको खूब डिफाइन करने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये अनडिफाइंड पद हैं, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे और इस जो हमारी ये ज्यामिति है, इसका इतिहास बहुत ही रोचक है, बहुत अच्छा लगता है। अगर ज्योमेट्री का इतिहास पढ़िए तो आपको बड़े ही मज़ा आएगा। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारी जो ज्योमेट्री है, ये जो हमारा यूनानी शब्द है ज्योमेट्री, और जिसको हम बोलते थे जियोमेट्रॉन। क्या बोलते थे? जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन। ये जो हमारा जियोमेट्रॉन का ये जो है अंग्रेजी तुल्य है, ये हमारा जियोमेट्रॉन। तो जियो माने होता है जियो माने होता है भूमि, जियो माने भूमि, और मेट्रॉन माने होता है माप, यानी भूमि की माप के लिए ये हमारा सब्जेक्ट बना हुआ था। तो भूमि की आदत, ठीक। तो ये आपने समझ लिया। अब हम जब जाते हैं तो ये जो मैथमेटिक्स है या जो गणित है, इसकी जो नींव है हमारी कब पड़ गई थी? ये हमारा जो है, जिसको बोलते हैं कि जो वेदांग ज्योतिष काल, या इसको कहते हैं वेदांग ज्योतिष काल। और ये हमारी जो है शुल्ल गणित करके बोली जाती थी। कौन सी? शुल्ल गणित। शुल्ल काल में भी, शुल्ल काल जिसको बोला जाता था, और इस गणित का नाम था, ये शुल्ल विज्ञान भी कह के बोली जाती है। शुल्ल गणित, और शुल्ल विज्ञान भी बोली जाती थी। इसको क्या बोलते थे? शुल्ल विज्ञान। ये शुल्ल विज्ञान भी कह के ये हमारी पुकारी जाती थी। और जिसको हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति भी कहते हैं। और क्षेत्रमिति है,
और इसको ज्यामिति भी कहते हैं। और एक होता है ये रज्जु गणित भी बोली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? रज्जु गणित, जिसको आगे नाम चल के पड़ा है रेखा गणित। क्योंकि क्या होता था कि सारी नाप तौल हमारी रस्सी के ही द्वारा होती थी। जैसे कभी भी हमें भूमि नापनी होनी थी, भूमि नापने की ज़रूरत पड़ती थी, मकान बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, बांध बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने की ज़रूरत पड़ती तो हमें रस्सी का सहारा लेना पड़ता। जिसको आज भी आप उदाहरण देखते होंगे कि जब हम दो मिस्त्री बैठे होते हैं, कोई दीवार खड़ी कर रहे होते हैं, तो ईंटों के द्वारा एक सिरे पे धागा लपेट दिया जाता है, दूसरे सिरे उसी से सीध में रखा जाता है। तो सीधी एक रेखा दिखाई देती है, वो धागा, है ना। और उसी के सहारे हम दीवार सीधाई पे खड़ी करते हैं ना, एक सीध में, है ना। तो वे जो हमारी रेखा की जो कल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उसी रस्सी से की गई है। जो वहाँ पर हम पहले विज्ञान में रस्सी रज्जु गणित जिसको बोलते हैं, से ही की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है रेखा का। अब जैसे मान लीजिए आपका ये कौन सा है, जैसे पेपर है, जो कोई पेपर है, तो ये पेपर जैसे ये है, ये है, ये पेपर है। और इस पेपर को यदि आप मोड़ें ऐसे, ये ऐसे करके मोड़ दें, ऐसे ये मोड़ दें, तो ये पेपर मोड़ने के बाद ऐसे ये हो जाएगा। तो ये देखो, ये मुड़ा हुआ जो हिस्सा ये है, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा ये हमारा, ये जो लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, ये हमारी रेखा की परिकल्पना को दर्शाती है ना। और एक चीज़ और भी होती है, जैसे ये हमारी ये रस्सी है, तो ये रस्सी ऐसे से बनी हुई है, ऐसे ऐसे हम पकड़े हुए हैं, तो ये हमारे ये किसको बताती है? रेखाखंड को बताती है। किसको बताती है? रेखाखंड को बताती है कि एक सिरे और दूसरा एक बिंदु, ये हो गया, ये उंगली पकड़े हैं और यहाँ से पकड़े हैं, तो इसके बीच का ये रेखाखंड का आ जाता है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। और एक चीज़ और हम आपको बताएं रेखा के संदर्भ में, कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई टार्च होती है ना, तो टार्च जैसे से जब हम लाइट फेंकते हैं, तो लाइट फेंकने के बाद हमारी किरणें निकलती हैं, देखते हो ना, और वो सीधी जाती हैं, और आगे ये नहीं समझ में आता ये कहाँ बंद हो रही हैं, कहाँ पे ये किरणें हमारी समाप्त हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम ऐसे किरणें जाती हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे किरणें जाती हैं। तो इनका आदि बिंदु तो पता है, यानी शुरुआत का तो पॉइंट मालूम होता है, और ये आगे कहाँ तक जाएंगे ये पता नहीं है। तो ये सब आपने देखा होगा। तो इनको किरण के रूप में भी इसको देखते हैं, कि जैसे एक किरण ऐसे जा रही है और एक किरण इसको दूसरी किरण पे जब झुकी हो, तो कहते हैं भाई कोण बन जाता है, ठीक है। और रेखा क्या होती है कि ये कोई लाइन है और दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है वो रेखाखंड होती है। तो हम रेखा गणित में जितनी भी रेखा की कल्पना करते हैं या हम बातचीत करते हैं, एक्चुअल में हम रेखाखंड की बात करते हैं। बाकी रेखा क्या होती है? रेखा तो अनलिमिटेड होती है, ये रेखा की लंबाई असीमित होती है। रेखा को हम जितना हम चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये रेखा है, अब रेखा को एकदम आगे चाहे जितना ले जाएं, ये मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। और इसी तरीके से जो कोई हम तल बनाते हैं, जैसे कोई भी सरफेस है, मान लीजिए सरफेस का भी कोई सीमा नहीं होती। जैसे ये है और ये जैसे कोई सरफेस है हमारा, अब ये सरफेस है, तो इस सरफेस की भी कोई सीमा नहीं होती है ना। तो जो ऊपर का जैसे तल होता है ना, तो जितना चाहें, जैसे आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर हम जितना चाहें उसको हम और बड़ी टेबल बना सकते हैं ना, और बड़ा कर सकते हैं ना। तो समतल है उसको भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, रेखा भी ऐसी होती है ना। और आकाश के बारे में भी आप सोचेंगे, तो आकाश के बारे में देखिए, आप मैदान में देखेंगे तो देखेंगे लगता है ये पेड़ों में रखा हुआ है। अगर समुंदर किनारे चले जाओ तो लगता है कि आखिर समुद्र में वहीं पे जाकर टिक गया, गिर गया जा करके, है ना। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि ज़्यादातर हमारे उत्तर भारत के राइटरों ने क्या किया है
कि रेखा को, बिंदु को, समतल को और आकाश को, इन सब को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, जबकि ये अनडिफाइंड है। अब बताइए, जैसे रेखा है तो रेखा को कहते हैं इसकी लंबाई तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है। अरे भैया, जब इसकी लंबाई होगी, मान लीजिए ये रेखा ऐसे है, अब मान लीजिए इसकी अगर थोड़ी सी भी चौड़ाई नहीं होगी तो आपको आंखों से दिखाई देगा, हम कैसे काम कर पाएंगे? कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, ना कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ऐसे बिंदु है, अरे बिंदु कहते हैं बिल्कुल बारीक ऐसे पॉइंट होता है बिंदु, कहते बीमार है तो इसका क्षेत्रफल शून्य कहते हैं, कभी कभी डिफाइन कर देते हैं कि शून्य क्षेत्रफल होता है जी बिंदु का। अरे भैया, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, जब दिखेगा नहीं तो काम कैसे करेंगे? क्योंकि जब हमें कोई 2 पॉइंट लेने होते हैं और उन पॉइंटों के मध्य रेखा खींचनी होती है, तो बिंदु के विषय में तो हमको कुछ कल्पना करनी ही पड़ती है, और जब तक ये दिखेगा नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी पदों को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, और हमारे ज़्यादातर यूट्यूब में बहुत सारे टीचर भी क्या किए हैं कि इनको खूब डिफाइन करते हैं। भाई, ये सारी किताबों में पढ़ा करते हैं उत्तर भारत की, और उन सब किताबों में लिखा रहता है, और उसी हिसाब से वो भी बेचारे डिफाइन कर देते हैं। अरे भैया, इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये डिफाइन होती नहीं है, ये सारी अनडिफाइंड होती हैं। तो ये एक गलत प्रचलन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि जो हमारी रेखा गणित है ये हमारी संकल्पनाओं और अवगृहित के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे कि हर पद का गणित, जितने भी मैथमेटिकल पद हैं उनको विधिवत एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और ये एक ऐसा विषय है कि जब तक इसका हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और ये एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट होता है। जो भी कोई हम थ्योरी यदि हम मुँह से बोलते हैं, जो भी कोई कॉन्सेप्ट बोलते हैं, या कोई भी मतलब हम क्वेश्चन करते हैं, तो अगर उस क्वेश्चन के आधार पे हम चित्र बनाते हैं और उस चित्र को यदि हम उसके कोणों को नाप लें, है ना, तो जो एक तो थ्योरी रूप में प्रश्न करेगा। जैसे मान लीजिए आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, रुको 1 मिनट, अब जैसे ये है, ऐसे है लाइन, ऐसे जा रही हैं ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कोण और ये कोण कहते हैं बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण तो जानते ही हैं, अभी नहीं होगा तो अभी आगे सब कुछ एक एक बताएंगे। तो ये बराबर होते हैं, मान लीजिए ये कह दिया गया है, तो कहने पे आप विश्वास न करिए। आपके पास जैसे चांदा है उससे आप नापिए, बताइए, देखिए कि वाकई में ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं। तो ज्योमेट्री में ये तो देखा जा सकता है। तो इससे बहुत कुछ समस्या हल हो जाती ज्योमेट्री की, कि जो आप बोल रहे हैं और उस बोलने को यदि आप उसका प्रैक्टिकल करके देखें, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। जो कहा जाता है आप उसको करके दिखाइए, और जब करके दिखाएंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बाय।